स्वागत है आपका मेडिकल ऑफिसर्स राजस्थान यूट्यूब चैनल पर। आज हम एक बहुत ही कॉमन लेकिन अक्सर कंफ्यूज करने वाले टॉपिक पर बात करेंगे, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज या आईबीडी। जी। हमारे पास एक टेबल है, एक सारणी है जो इसके दो मुख्य प्रकार क्रोहन रोग और अल्सरेटिव कोलाइटिस की तुलना करती है। अक्सर देखते हैं कि मरीज आते हैं और लक्षण काफी मिलते जुलते लगते हैं, तो इनमें फर्क करना कभी-कभी मुश्किल हो जाता है। सही कहा आपने। तो आज का हमारा मकसद यही है कि इस टेबल की मदद से इन दोनों के बीच जो मुख्य अंतर हैं उनको बारीकी से समझें। बिल्कुल। और ये जरूरी भी है क्योंकि देखिए दोनों ही स्थितियां मरीज की जिंदगी पर काफी गहरा असर डालती हैं और सही पहचान, सही निदान ही प्रभावी इलाज की पहली सीढ़ी है। ये सिर्फ लक्षणों की बात नहीं है, इनकी पैथोफिजियोलॉजी मतलब बीमारी कैसे होती है, क्या बदलाव दिखते हैं और आगे चलकर क्या दिक्कतें हो सकती हैं, उनमें काफी अंतर है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं सारणी के साथ, परत दर परत समझते हैं। जी। सबसे पहला पॉइंट, लोकेशन। मतलब ये बीमारियां पाचन तंत्र के किन हिस्सों को निशाना बनाती हैं? क्या कोई खास जगह है जहां ये ज्यादा होती हैं? हाँ, ये एक बहुत ही बुनियादी और महत्वपूर्ण अंतर है दोनों के बीच। क्रोहन रोग की खासियत ये है कि ये पाचन तंत्र में कहीं भी हो सकता है। कहीं भी? हाँ, मतलब मुंह से लेकर, हाँ। अक्षरशः मुंह से लेकर मलाशय तक किसी भी हिस्से को प्रभावित कर सकता है। लेकिन हाँ, सबसे कॉमन जगह है टर्मिनल इलियम मतलब छोटी आंत का आखिरी हिस्सा और कोलन यानी बड़ी आंत। अच्छा। दूसरी तरफ अल्सरेटिव कोलाइटिस है, वो काफी यूं कहिए अनुशासित है। वो सिर्फ कोलोन को ही प्रभावित करता है। सिर्फ कोलोन? जी। और इसकी एक और पहचान है, ये हमेशा मलाशय यानी रेक्टम से शुरू होता है। हमेशा रेक्टम से? हाँ, हमेशा। और फिर वहां से बिना रुके लगातार ऊपर की तरफ कोलोन में फैलता जाता है। इसमें ऐसा नहीं होता कि बीच में कोई हिस्सा ठीक हो फिर बीमार हो, नहीं, ये लगातार होता है। अच्छा, तो ये लोकेशन वाला फर्क तो काफी बड़ा हुआ। मतलब अगर जांच में छोटी आंत में दिक्कत दिख रही है तो शक क्रोहन की तरफ ज्यादा जाएगा। हाँ, बिल्कुल। अल्सरेटिव कोलाइटिस छोटी आंत को प्रभावित नहीं करता। ठीक है। अब आते हैं ग्रॉस मॉर्फोलॉजी पर। मतलब अगर प्रभावित हिस्से को सीधे आंखों से देखें, एंडोस्कोपी वगैरह में, तो क्या अंतर दिखते हैं? सारणी में क्रोहन के लिए स्किप लीजन्स और कॉबलस्टोन म्यूकोसा लिखा है, ये क्या है? हाँ, ये क्रोहन के क्लासिक फीचर्स हैं। स्किप लीजन्स का मतलब यही है जो मैंने अभी बताया कि बीमारी लगातार नहीं होती। अच्छा, टुकड़ों में? हाँ, टुकड़ों में। आंत का कुछ हिस्सा बीमार होगा, फिर बीच में कुछ हिस्सा बिल्कुल स्वस्थ दिखेगा, फिर आगे फिर बीमारी वाला हिस्सा आ जाएगा। इसीलिए इसे स्किप करना कहते हैं। ओके। और कॉबलस्टोन म्यूकोसा का मतलब है आंत की अंदरूनी सतह का दिखना। इसमें क्या होता है कि सूजन और गहरे लंबे अल्सर मतलब लीनियर अल्सर बन जाते हैं और इन अल्सर के बीच की जो म्यूकोसा है वो सूज जाती है, एडिमा हो जाता है। तो इससे पूरी सतह ऊबड़ खाबड़ हो जाती है। जैसे पुराने शहरों में पत्थर की सड़कें होती थी ना, कॉबलस्टोन वाली, वैसी दिखती है। अच्छा, वैसा पैटर्न बन जाता है। जी। और ये लीनियर अल्सर और बीच बीच में गहरी दरारें जिन्हें फिशर्स कहते हैं, ये भी क्रोहन की पहचान है। टेबल में छवि ए शायद इसी को दिखा रही है। और इसी में आगे लिखा है छोटी आंत की जांच में दीवार का मोटा होना और स्ट्रिंग साइन, ये क्या है? ये रेडियोलॉजी मतलब एक्सरे या सीटी स्कैन की फाइंडिंग्स हैं। क्रोहन रोग में, जैसा हम आगे भी बात करेंगे, सूजन आंत की पूरी दीवार में फैल जाती है। पूरी मोटाई में? हाँ, पूरी मोटाई में। तो इससे दीवार मोटी हो जाती है और जब सूजन और बाद में स्कारिंग मतलब फाइब्रोसिस के कारण आंत का कोई हिस्सा बहुत ज्यादा सिकुड़ जाता है, संकरा हो जाता है, एक स्ट्रक्चर जैसा बन जाता है। हाँ, स्ट्रक्चर। तो जब बेरियम जैसी कॉन्ट्रास्ट दवा देकर एक्सरे करते हैं तो उस संकरे हिस्से से कॉन्ट्रास्ट बहुत पतली धार की तरह निकलता है, जैसे कोई धागा हो। अच्छा, इसलिए स्ट्रिंग साइन। बिल्कुल, इसी को स्ट्रिंग साइन कहते हैं और ये दिखाता है कि वहां काफी गंभीर संकुचन है। समझ गया। तो ये तो हुई क्रोहन की बात। अब अल्सरेटिव कोलाइटिस की ग्रॉस मॉर्फोलॉजी कैसी होती है? आपने बताया था कि वो लगातार फैलता है। हाँ, अल्सरेटिव कोलाइटिस में घाव, लीजन्स जो है वो रेक्टम से शुरू होकर लगातार ऊपर की तरफ फैलते हैं। बीच में कोई स्वस्थ हिस्सा मतलब स्किप एरिया नहीं मिलता। ओके। और इसमें सूजन आंत की सिर्फ अंदरूनी परतों तक ही सीमित रहती है, म्यूकोजा और सब म्यूकोजा। गहरी नहीं जाती।
नहीं, पूरी दीवार को शामिल नहीं करती। इसी वजह से जो म्यूकोजा है वो बहुत नाजुक मतलब फ्राइबल हो जाता है। एंडोस्कोपी के दौरान छूने पर या हल्का सा रगड़ने पर भी खून बहने लगता है। अच्छा। इसमें अल्सर आमतौर पर ज्यादा गहरे नहीं होते, सतही होते हैं। लेकिन हाँ, कभी-कभी चौड़े और गहरे भी हो सकते हैं। छवि बी शायद इसी तरह के अल्सरेशन को दिखा रही होगी। और वो लेड पाइप अपीयरेंस सारणी में छवि सी का जिक्र है। हाँ, लेड पाइप साइन। ये भी एक क्लासिक रेडियोलॉजिकल साइन है, खासकर बेरियम एनेमा एक्सरे में दिखता है। देखिए, सामान्य कोलन में थैली जैसी उभार वाली संरचनाएं होती हैं, जिन्हें हॉस्ट्रा कहते हैं। हाँ, वो सेगमेंट्स जैसे दिखते हैं। बिल्कुल, वो कोलन को एक सेगमेंटेड लुक देते हैं। लेकिन जब अल्सरेटिव कोलाइटिस लंबे समय तक रहता है, तो क्रॉनिक सूजन और मांसपेशियों में ऐंठन के कारण ये हॉस्ट्रा धीरे धीरे गायब हो जाते हैं। अच्छा, वो उभार खत्म हो जाते हैं। जी, तो कोलन एक सीधी चिकनी ट्यूब जैसा दिखने लगता है, फीचरलेस, जैसे शीशे का पाइप होता है ना, लेड पाइप। ओके, इसीलिए लेड पाइप अपीयरेंस। हाँ, ये दिखाता है कि कोलन ने अपनी सामान्य बनावट खो दी है क्रॉनिक बीमारी की वजह से। वाह, मतलब देखने में इतने सारे फर्क हैं। अब अगर और गहराई में जाएं, माइक्रोस्कोप के नीचे देखें तो क्या दिखता है? सूक्ष्म स्तर पर क्या अंतर है? सूक्ष्म स्तर पर मतलब हिस्टोपैथोलॉजी में भी बहुत महत्वपूर्ण अंतर है, जो इन दोनों बीमारियों को समझने और पहचानने में मदद करते हैं। क्रॉन रोग की सबसे बड़ी माइक्रोस्कोपिक पहचान है ट्रांसम्यूरल इन्फ्लेमेशन। ट्रांसम्यूरल मतलब पूरी दीवार में सूजन, जैसा आपने पहले बताया। हाँ, बिल्कुल। सूजन आंत की पूरी मोटाई म्यूकोजा से लेकर सबसे बाहरी परत सिरोसा तक सभी लेयर्स को प्रभावित करती है। और मुझे लगता है इसी ट्रांसम्यूरल सूजन की वजह से वो फिस्ट्यूला जैसी दिक्कतें होती होंगी, है ना? क्योंकि सूजन दीवार को पार कर सकती है। एकदम सही पकड़ा आपने, बिल्कुल। यही ट्रांसम्यूरल सूजन है जो फिस्टुला यानी आंत और किसी दूसरे अंग या त्वचा के बीच एक असामान्य रास्ता बन जाना या फिशर्स यानी दरारें पड़ जाना, इनका मुख्य कारण है। माइक्रोस्कोप में एक और बहुत महत्वपूर्ण चीज मिलती है क्रोहन में, नॉन कैजिएटिंग ग्रैन्युलोमा। ग्रैन्युलोमा। हाँ, ये इम्यून कोशिकाओं के खास तरह के संगठित समूह होते हैं। ये करीब 30 से 50% क्रोहन के मामलों में पाए जाते हैं, और अगर ये मिल जाएं तो निदान में बहुत मदद मिलती है। हालांकि ये हमेशा नहीं मिलते। अच्छा, नॉन कैजिएटिंग। जी, नॉन कैजिएटिंग मतलब इनमें टीबी वाले ग्रैन्युलोमा की तरह नेक्रोसिस नहीं होता। इसके अलावा लिम्फॉइड कोशिकाओं के समूह यानी लिम्फॉइड एग्रीगेट्स भी दिखते हैं। ठीक है, और अल्सरेटिव कोलाइटिस माइक्रोस्कोप में कैसा दिखता है? क्या उसमें भी ग्रैन्युलोमा होते हैं? नहीं, यही एक बड़ा फर्क है। अल्सरेटिव कोलाइटिस में ग्रैन्युलोमा नहीं मिलते। बिल्कुल नहीं। नहीं, और जैसा हमने पहले कहा, इसमें सूजन मुख्य रूप से म्यूकोजा और सबम्यूकोजा तक ही सीमित रहती है, ट्रांसम्यूरल नहीं होती। ओके। माइक्रोस्कोप में हमें जो खास चीजें दिखती हैं वो है क्रिप्ट एब्सिस। ये आंत की ग्रंथियों, जिन्हें क्रिप्ट्स ऑफ लेबरकन कहते हैं, उनके अंदर न्यूट्रोफिल नाम की सफेद रक्त कोशिकाओं का जमाव होता है। अच्छा, क्रिप्ट्स के अंदर पस जैसा। हाँ, एक तरह से। साथ ही क्रिप्ट्स की बनावट बिगड़ जाती है, जिसे क्रिप्ट डिस्टॉर्शन कहते हैं। म्यूकस बनाने वाली कोशिकाएं कम हो जाती हैं और सतह पर अल्सर और खून बहना दिखता है। तो पैथोलॉजी लेवल पर भी एकदम क्लियर कट अंतर है। जी हाँ, काफी स्पष्ट अंतर है। अब इन अंतरों का असर बीमारियों से होने वाली जटिलताओं मतलब कॉम्प्लिकेशंस पर भी पड़ता होगा। तो क्रोन रोग के साथ क्या मुख्य समस्याएं जुड़ी हैं? टेबल में कुअवशोषण, कैंसर का कुछ खतरा, फिस्चुला और स्ट्रिक्चर का जिक्र है। हाँ, क्रोन की जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो काफी हद तक उसकी लोकेशन, खासकर अगर छोटी आंच शामिल है, और उसकी ट्रांसम्यूरल प्रकृति से जुड़ी हैं। अच्छा। जैसे अगर टर्मिनल इलियम प्रभावित है तो वहां से विटामिन B12 और बाइल सॉल्ट्स का अवशोषण ठीक से नहीं हो पाता। इससे कुअवशोषण यानी मैल अब्जॉर्प्शन और कुपोषण मैलन्यूट्रिशन हो सकता है। ओके। ट्रांसम्यूरल सूजन के कारण, जैसा हमने डिस्कस किया, फिस्चुला बन सकते हैं। ये आंत और मूत्राशय के बीच एंटेरोवेसिकल, आंत और त्वचा के बीच एंटेरोक्यूटेमस, या आंत के ही दो हिस्सों के बीच एंटेरोएंटेरिक हो सकते हैं। ये तो गंभीर लगता है। हाँ, ये काफी परेशान करने वाली जटिलताएं हैं। फिर सूजन और स्कारिंग से आंत में संकुचन यानी स्ट्रिक्चर बन सकते हैं, जो आंतों में रुकावट मतलब इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन पैदा कर सकते हैं। और कोलोरेक्टल कैंसर का खतरा भी क्रोन के मरीजों में सामान्य लोगों से ज्यादा होता है, खासकर अगर कोलन प्रभावित हो। लेकिन ये खतरा आमतौर पर अल्सरेटिव कोलाइटिस जितना ज्यादा नहीं माना जाता। अच्छा,
तो अब अल्सरेटिव कोलाइटिस की बात करें। जी हाँ। उसकी अपनी खास जटिलताएं क्या हैं? यहाँ टॉक्सिक मेगाकोलोन और कैंसर का ज्यादा खतरा बताया गया है। जी हाँ, अल्सरेटिव कोलाइटिस की सबसे खतरनाक एक्यूट कॉम्प्लिकेशंस में से एक है टॉक्सिक मेगाकोलन। ये क्या होता है? ये एक मेडिकल इमरजेंसी है। इसमें गंभीर सूजन के कारण कोलोन बहुत ज्यादा फूल जाता है, मतलब डायलेट हो जाता है। उसकी दीवार एकदम पतली हो जाती है और उसके फटने यानी परफोरेशन का बहुत ज्यादा खतरा रहता है। मरीज इसमें बहुत सीरियस हो जाता है। तेज बुखार, पेट में भयानक दर्द, डिहाइड्रेशन, ये सब होता है। एक और गंभीर स्थिति है फुल्मिनेंट कोलाइटिस, जिसमें अचानक बहुत तेज और गंभीर सूजन होती है पूरे कोलोन में। और परफोरेशन मतलब आंत में छेद होना? हाँ, वो भी हो सकता है, खासकर टॉक्सिक मेगाकोलन के साथ। और जैसा आपने कहा, कोलोरेक्टल कैंसर का खतरा। अल्सरेटिव कोलाइटिस में ये खतरा क्रोन की तुलना में काफी ज्यादा होता है। कितना ज्यादा? ये इस बात पर निर्भर करता है कि बीमारी कितनी पुरानी है और कोलन का कितना हिस्सा प्रभावित है। अगर पूरा कोलन प्रभावित है, जिसे पैनकोलाइटिस कहते हैं, तो खतरा सबसे ज्यादा होता है। इसीलिए इन मरीजों में रेगुलर इंटरवल पर कोलोनोस्कोपी करके कैंसर की जांच, जिसे सर्विलेंस कहते हैं, वो बहुत जरूरी है। ये जानना भी बहुत दिलचस्प है कि ये बीमारियां सिर्फ हमारी आंतों तक ही सीमित नहीं रहती। इनके असर शरीर के दूसरे हिस्सों पर भी दिखते हैं। इन्हें एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल मैनिफेस्टेशंस कहते हैं। तो क्रोन के साथ क्या क्या हो सकता है? टेबल में दस्त, त्वचा, आंख, मुंह, जोड़ों की समस्याएं और किडनी गॉल ब्लैडर स्टोन्स का जिक्र है। और ASA एंटीबॉडीज भी। बिल्कुल, ये आंत के बाहर के लक्षण काफी कॉमन है और कई बार तो ये आंत के लक्षणों से पहले भी सामने आ सकते हैं। अच्छा। जी, क्रोन में दस्त हो भी सकते हैं, नहीं भी, और जरूरी नहीं कि हमेशा खूनी हो। त्वचा पर देखें तो एरिथेमा नोडोसम हो सकता है, त्वचा के नीचे लाल दर्द वाली गांठें, या फिर पायोडर्मा गैंग्रीनोसम। ये ज्यादा गंभीर है। इसमें दर्द वाले अल्सर बनते हैं जो बढ़ते जाते हैं। आंखों में एपिस्क्लेराइटिस हो सकती है, मतलब आंख के सफेद हिस्से की बाहरी परत में सूजन, या फिर यूआइटिस, जो आंख की अंदरूनी परत की सूजन है और ज्यादा गंभीर हो सकती है। और मुंह में छाले? हाँ, मुंह में बार बार होने वाले छाले, जिन्हें एप्थस स्टोमेटाइटिस कहते हैं, वो भी काफी परेशान कर सकते हैं। जोड़ों का दर्द यानी आर्थराइटिस भी आम है। ये पेरिफेरल हो सकता है, मतलब हाथ पैर के बड़े जोड़ों में, या फिर एक्सियल, मतलब रीढ़ की हड्डी और कमर के निचले हिस्से के जोड़ों, सैक्रोइलियक जॉइंट्स में, जिसे स्पॉन्डिलाइटिस कहते हैं। और ये किडनी और गॉल ब्लैडर स्टोन्स का क्या कनेक्शन है क्रोन से? इसका कनेक्शन छोटी आंत, खासकर टर्मिनल इलियम के प्रभावित होने से है। देखिए, जब इलियम बाइल सॉल्ट्स को ठीक से एब्जॉर्ब नहीं कर पाता, तो वो कोलन में ज्यादा पहुंच जाते हैं। ओके। वहां वो कैल्शियम से जुड़ जाते हैं, जिससे फ्री ऑक्सलेट बचता है, जो फिर ज्यादा मात्रा में खून में अवशोषित हो जाता है। ये ऑक्सलेट किडनी में जाके कैल्शियम ऑक्सलेट की पथरी बना सकता है। अच्छा, इसलिए किडनी स्टोन्स। हाँ, और बाइल सॉल्ट्स की कमी से पित्त में कोलेस्ट्रॉल ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड हो जाता है, जिससे पित्ताशय की पथरी यानी गॉल स्टोन्स बनने का खतरा भी बढ़ जाता है। और ये ACA एंटीबॉडीज? हाँ, ASCA यानी एंटी सैक्रोमाइसिस सेरेविजिया एंटीबॉडीज। ये एक तरह की एंटीबॉडी है जो क्रोनो रोग में ज्यादातर पॉजिटिव मिलती है। हालांकि ये अकेले निदान के लिए काफी नहीं है, पर मदद कर सकती है। पर ये तो काफी फैली हुई समस्या है क्रोन के साथ। अब अल्सरेटिव कोलाइटिस के आंत के बाहर के लक्षण क्या हैं? क्या वो क्रोन से अलग हैं? यहाँ अक्सर खूनी दस्त और PSC का खासतौर पर जिक्र है, साथ में P-ANCA एंटीबॉडीज। अल्सरेटिव कोलाइटिस का जो मुख्य आंत का लक्षण है, वो अक्सर खूनी दस्त ही होता है। ब्लडी डायरिया? जी, ब्लडी डायरिया, जिसके साथ पेट में मरोड़ उठना, बार बार शौच जाने की इच्छा होना, जिसे टेनिस्मस कहते हैं, ये सब होता है। रात में भी दस्त आ सकते हैं। त्वचा, आंख और जोड़ों की जो समस्याएं हैं, एरिथीमा नोडोसम, पायोडर्मा गैंग्रीमोसम, एपिस्क्लेराइटिस, यूआइटिस, आर्थराइटिस, स्पॉन्डिलाइटिस, ये क्रोन जैसी ही हो सकती हैं। तो इनमें ज्यादा फर्क नहीं है? इनमें ज्यादा फर्क नहीं है, लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल मैनिफेस्टेशन है जो अल्सरेटिव कोलाइटिस के साथ ज्यादा जुड़ा हुआ है। वो है प्राइमरी स्क्लेरोजिंग कोलांजिनाइटिस यानी PSC। PSC ये क्या है?
ये लिवर के अंदर और बाहर की पित्त नलिकाओं यानी बाइल डक्ट्स की एक गंभीर बीमारी है। इसमें इन नलिकाओं में सूजन आती है और स्कारिंग होती है, जिससे वो धीरे धीरे सिकुड़ती जाती हैं और बंद हो सकती हैं। ओह, ये तो लिवर की प्रॉब्लम हुई। हाँ, ये लिवर और बाइल डक्ट्स को प्रभावित करती है और पीएससी अपने आप में लिवर सिरोसिस और बाइल डक्ट के कैंसर यानी कोलेंजियोकार्सिनोमा का खतरा बढ़ाता है। तो ये यूसी के साथ एक सीरियस एसोसिएशन है। और एंटीबॉडीज PNCA। हाँ, एंटीबॉडीज की बात करें तो अल्सरेटिव कोलाइटिस में अक्सर MPO-NCA या PNCA पेरीन्यूक्लियर एंटी न्यूट्रोफिल साइटोप्लाज्मिक एंटीबॉडीज पॉजिटिव पाए जाते हैं, जबकि क्रोन में हमने देखा था ASCA ज़्यादा कॉमन है। तो ये एंटीबॉडीज भी कभी-कभी फर्क करने में मदद कर सकती हैं। ठीक है, तो इतने सारे अंतरों के बाद अब इलाज पर आते हैं। क्या इनके ट्रीटमेंट में भी इसी तरह के फर्क हैं? क्रोन के लिए टेबल में ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, इजाथियोप्रिन, एंटीबायोटिक्स और बायोलॉजिक्स का उल्लेख है। हाँ, इलाज का जो लक्ष्य है वो तो दोनों में कॉमन है, सूजन कम करना, लक्षणों से राहत देना और कॉम्प्लिकेशंस को रोकना, लेकिन दवाएं और स्ट्रैटेजी थोड़ी अलग हो सकती हैं। कैसे? क्रोहन रोग में जब बीमारी तेज होती है, मतलब एक्यूट फ्लेयर होता है, तो उसे कंट्रोल करने के लिए अक्सर ग्लूकोकार्टिकॉइड्स जैसे प्रेडनिसोन इस्तेमाल किए जाते हैं। स्टेरॉइड्स। हाँ, स्टेरॉइड्स। फिर लंबे समय तक बीमारी को शांत रखने के लिए, जिसे मेंटेनेंस ऑफ रिमिशन कहते हैं, इम्यूनोमॉड्यूलेटर्स जैसे एज़ैथियोप्रिन या 6-मरकैप्टोप्यूरिन 6MP दिए जाते हैं। ओके। कुछ खास स्थितियों में, जैसे अगर गुदा के आसपास फिस्टुला या एब्सिस हो, पेरिनियल डिजीज या आंत में बैक्टीरिया ज्यादा बढ़ गए हों, तो एंटीबायोटिक्स जैसे सिप्रोफ्लॉक्सासिन और मेट्रोनिडाजोल भी दिए जाते हैं। और पिछले कुछ दशकों में बायोलॉजिक्स ने क्रोन के इलाज में वाकई क्रांति ला दी है। ये खास तरह की दवाएं हैं जो इम्यून सिस्टम के स्पेसिफिक हिस्सों को टारगेट करती हैं। जैसे इन्फ्लिक्सिमैब, एडालिमुमैब। हाँ, जैसे एंटी-TNF एजेंट्स, इन्फ्लिक्सिमैब, एडेलिहोमैब, एंटी-इंटीग्रिन, वेडोलिज्मैब और एंटी-IL-1223 उस्टिकिनमैब। ये मध्यम से गंभीर बीमारी में या उन मामलों में इस्तेमाल होते हैं जहां पुरानी दवाएं काम नहीं कर रही। ठीक है। और अल्सरेटिव कोलाइटिस का इलाज कैसे अलग है? यहाँ 5-ASA दवाओं का खास जिक्र है और कलेक्टोमी का भी। हाँ, अल्सरेटिव कोलाइटिस के इलाज का जो मुख्य आधार है, खासकर हल्की से मध्यम बीमारी के लिए और रेमिशन बनाए रखने के लिए, वो है 5-अमीनोसैलिसिलिक एसिड 5-ASA वाली दवाएं। जैसे मेसालामीन। जी, जैसे मेसालामीन या मेसालाजीन और सल्फासैलाजीन। ये दवाएं मुख्य रूप से कोलन की अंदरूनी परत पर काम करके सूजन कम करती हैं। तीव्र फ्लेयर्स या ज्यादा गंभीर बीमारी में यहाँ भी ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स का इस्तेमाल होता है। और इम्यूनोमॉड्यूलेटर्स, बायोलॉजिक्स। हाँ, इम्यूनोमॉड्यूलेटर्स, एज़ाथायोप्रिन 6MP और बायोलॉजिक्स जैसे इन्फ्लिक्सिमैब, वेडुलिज्मैब, उस्टिक्यूनोमैब और एक और क्लास है जैक इनहिबिटर्स जैसे टोफासिटिनिब। इनका उपयोग भी गंभीर या रिफ्रैक्टरी, मतलब जो आसानी से कंट्रोल न हो रहे हों, उन मामलों में होता है, जैसा क्रोहन में होता है। तो यहाँ तक तो काफी कुछ मिलता जुलता लग रहा है सिवाय 5-ASA के। वो कोलेक्टोमी वाला पॉइंट क्या है? हाँ, ये एक बहुत बड़ा अंतर है सर्जरी को लेकर। देखिए, चूंकि अल्सरेटिव कोलाइटिस सिर्फ कोलन को प्रभावित करता है। हाँ, ये हमने शुरू में बात की थी। तो अगर बीमारी बहुत ज्यादा गंभीर है, दवाओं से बिल्कुल कंट्रोल नहीं हो रही है, या टॉक्सिक मेगाकोलन या परफोरेशन जैसी जानलेवा कॉम्प्लिकेशंस हो गई हैं, या फिर कैंसर बन गया है या उसका खतरा बहुत ज्यादा है, तो पूरे कोलन और रेक्टम को सर्जरी से निकालना, जिसे प्रोटोकोलेक्टोमी कहते हैं, एक विकल्प है। और ये सर्जरी एक तरह से बीमारी को क्योर कर देती है। क्योर मतलब जड़ से खत्म। अक्सर छोटी आंत के आखिरी हिस्से इलियम से एक पाउच बनाकर उसे एनएस से जोड़ दिया जाता है, IPA, ताकि मरीज को बाहर पेट पर स्थायी बैग स्टोमा लगाने की जरूरत ना पड़े। अच्छा, ये तो बहुत बड़ा पॉइंट है। जी, जबकि क्रोन में सर्जरी आमतौर पर सिर्फ कॉम्प्लिकेशंस जैसे स्ट्रिक्चर या फिस्टुला को ठीक करने के लिए की जाती है। ये क्यूरेटिव नहीं होती, क्योंकि बीमारी सर्जरी के बाद आंत के दूसरे हिस्सों में दोबारा हो सकती है। ये तो वाकई बहुत महत्वपूर्ण अंतर है मरीज के लॉन्ग टर्म आउटलुक के लिए। अच्छा, आखिर में टेबल में रोग गतिविधि यानी डिजीज एक्टिविटी को मॉनिटर करने के लिए फीकल कैल्प्रोटेक्टिन का जिक्र है। ये क्या चीज है और कैसे मदद करती है?
फीकल कैल्प्रोटेक्टिन एक बहुत ही उपयोगी टेस्ट है और अच्छी बात यह है कि ये नॉन इन्वेजिव है, मतलब इसके लिए कोई प्रोसीजर करने की जरूरत नहीं, सिर्फ स्टूल का सैंपल चाहिए। ओके। कैल्प्रोटेक्टिन एक प्रोटीन है जो न्यूट्रोफिल नाम की सफेद रक्त कोशिकाओं में बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। वही कोशिकाएं जो सूजन में बढ़ जाती हैं। हाँ बिल्कुल। तो जब आंत में सूजन होती है तो बहुत सारे न्यूट्रोफिल वहां पहुंचते हैं और ये कोशिकाएं जब मरती हैं या एक्टिवेट होती हैं तो ये कैल्प्रोटेक्टिन प्रोटीन मल में रिलीज होता है। अच्छा। तो मल में कैल्प्रोटेक्टिन का लेवल सीधे सीधे आंत में कितनी सूजन है उसको दर्शाता है। जितनी ज्यादा सूजन उतना ज्यादा कैल्प्रोटेक्टिन। तो इसका मतलब है कि हम बिना एंडोस्कोपी किए भी कुछ हद तक अंदाजा लगा सकते हैं कि बीमारी कितनी एक्टिव है या इलाज काम कर रहा है या नहीं। हाँ, काफी हद तक। ये टेस्ट न केवल आईबीडी के मरीजों में बीमारी की एक्टिविटी पर नजर रखने और ट्रीटमेंट का असर देखने में मदद करता है, बल्कि इसकी एक और बहुत बड़ी उपयोगिता है। वो क्या? ये आईबीडी को इरिटेबल बाउल सिंड्रोम यानी आईबीएस जैसी नॉन इन्फ्लेमेटरी कंडीशन से अलग करने में मदद करता है। आईबीएस में भी पेट दर्द, दस्त जैसे लक्षण हो सकते हैं जो आईबीडी जैसे लगते हैं। हाँ, ये कंफ्यूजन तो होता है। लेकिन आईबीएस में आंत में सूजन नहीं होती, इसलिए आईबीएस के मरीजों में फीकल कैल्प्रोटेक्टिन का लेवल नॉर्मल रहता है। अगर किसी को आईबीडी जैसे लक्षण हैं और उनका कैल्प्रोटेक्टिन बढ़ा हुआ है तो ये पक्का इशारा करता है कि अंदर सूजन है और फिर आगे कोलोनोस्कोपी जैसी जांच करनी चाहिए। वाह, ये तो बहुत प्रैक्टिकल टेस्ट है। जी, आजकल इसका इस्तेमाल काफी बढ़ गया है। तो आज की इस पूरी बातचीत से ये बात तो एकदम साफ हो गई कि क्रोन्स रोग और अल्सरेटिव कोलाइटिस भले ही दोनों को हम आईबीडी कहते हैं, लेकिन ये असल में दो बिल्कुल अलग दुश्मन हैं। उनकी लोकेशन अलग है, कहीं भी बनाम सिर्फ कोलन, सूजन की गहराई अलग है, ट्रांसम्यूरल बनाम म्यूकोसल, माइक्रोस्कोप में दिखने वाली चीजें अलग हैं, ग्रैन्युलोमा बनाम क्रिप्टैप्सिस, उनकी मुख्य जटिलताएं अलग हैं, फिस्टुला, स्ट्रिक्चर बनाम टॉक्सिक मेगाकोलोन, पीएससी, और यहाँ तक कि इलाज की रणनीति और सर्जरी की भूमिका भी कितनी अलग है। बिल्कुल। और हर मरीज की कहानी बेशक अलग होती है, लेकिन इन मूलभूत अंतरों को समझना ही सही डायग्नोसिस और सही मैनेजमेंट प्लान बनाने के लिए बेहद जरूरी है। ये बीमारियां हमें ये भी याद दिलाती हैं कि हमारा इम्यून सिस्टम कितना जटिल है और जब ये संतुलन बिगड़ता है, जब ये अपने ही शरीर के खिलाफ काम करने लगता है, तो क्या-क्या हो सकता है। हाँ, और ये सोचने पर भी मजबूर करता है कि आखिर ऐसा होता क्यों है। क्या ये हमारी बदलती जीवन शैली है, हमारा खानपान है, हमारे आंतों में रहने वाले बैक्टीरिया, माइक्रोबायोम में बदलाव है, या फिर जेनेटिक्स और पर्यावरण के बीच कोई बहुत जटिल इंटरेक्शन है? ये सवाल अभी भी पूरी तरह सुलझे नहीं है। शोध जारी है। वाकई। और शायद यही भविष्य के शोध की दिशा भी तय करेगा कि इनके असली कारण क्या हैं और क्या हम इन्हें होने से रोक सकते हैं। खैर, आज इस विस्तृत और स्पष्ट जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है हमारे सुनने वालों को क्रोन और अल्सरेटिव कोलाइटिस के बीच का ये जो फर्क है वो अच्छे से समझ में आया होगा। मुझे भी चर्चा में शामिल होकर बहुत अच्छा लगा। जानकारी साझा करना हमेशा अच्छा लगता है। तो आज की चर्चा यहीं समाप्त करते हैं।